और इसने जो प्रोटॉन मैट्रिक्स से लिए हैं, मैट्रिक्स इसने जो प्रोटॉन लिए हैं उसको कॉम्प्लेक्स होता है, इसको हम फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का बाउंड क्यूनोन भी कह सकते हैं। और ये जो बाहर यूबी क्यूनोन है कॉम्प्लेक्स के बाहर, ये कॉमन यूबी क्यूनोन है। तो ये हाइड्रोजन जो निकलेगा इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवाया जाएगा यूपी के पास, ठीक, इस पर ये चलता है ईटीएस, ठीक है। और जो ईटीएस होता है डाउनहिल प्रोसेस है, डाउनहिल प्रोसेस है, ठीक है, जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के, वो कॉमन है, क्रेब्स साइकिल में भी कॉमन है और ईटीएस में भी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेकंड जो है वो सक्सेसिव हाइड्रोजन है, ठीक है। अब तीसरा, लास्ट लेक्चर में हमने क्रेब्स साइकिल पढ़ा था और हमने पूरा क्रेब्स साइकिल पढ़ा, आप एनसीईआरटी से पढ़ भी चुके होंगे। तो अब उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ईटीएस, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है ये इनर मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के उस पर चलता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इस पर ये चलता है ईटीएस, ठीक है। और जो ईटीएस होता है ये डाउनहिल प्रोसेस है, डाउनहिल प्रोसेस है, ठीक है। और हम जानते हैं जो एरोबिक रिस्पिरेशन होता है उसका मेन प्रोसेस है क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो एरोबिक रिस्पिरेशन जो होता है उसका मेन मोटिव जो है वो हाइड्रोजन निकालना है। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन क्रेब्स साइकिल में निकलते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पे ईटीएस के जो है 5 कॉम्प्लेक्स याद करने हैं, ईटीएस के हमको 5 कॉम्प्लेक्स याद करने हैं। देखते हैं कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हैं। पहला कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, इसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज, ठीक। इसमें होता है NADH, इसमें NADH होता है, FMN, ये दोनों कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं कॉम्प्लेक्स सेकंड पे, कॉम्प्लेक्स सेकंड, इसका नाम है सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज, इसमें है FADH2, ठीक। ये कॉम्प्लेक्स सेकंड से ही जो है एक बात क्लियर हो गई कि जो क्रेब्स साइकिल में सक्सेनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड जब बन रहा था तो जो सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में बन रहा था, जो कि प्रेजेंट है इनर मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के, वो कॉमन है, क्रेब्स साइकिल में भी कॉमन है और ईटीएस में भी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेकंड जो है वो सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज है, ठीक है। अब तीसरा कॉम्प्लेक्स देखते हैं, कॉम्प्लेक्स थर्ड, ये है साइटोक्रोम C रिडक्टेज, इसमें है साइटोक्रोम B भी है इसमें एंड साइटोक्रोम C1 भी है इसमें, ठीक है। फोर्थ कॉम्प्लेक्स पे आते हैं, कॉम्प्लेक्स 4, ये है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, इसमें है साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3 एंड 2 कॉपर सेंटर, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स 5 में आते हैं, हम देखते हैं क्या है कॉम्प्लेक्स 5, यह है एटीपेज, जिसमें है F0 और F1 पार्टिकल, F0 और F1 पार्टिकल। ये पहले हमें 5 का जो कॉम्प्लेक्स है इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये 5 कॉम्प्लेक्स होते कौन कौन से हैं। 5 तरीके के कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। जो ईटीएस होता है उसके कॉम्प्लेक्स सिर्फ 4 हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यही चारों जो हैं ईटीएस के कॉम्प्लेक्स हैं। क्योंकि जो F0 होता है या F1, इसमें से इलेक्ट्रॉन पास नहीं होते, सिर्फ प्रोटॉन पास होते हैं। हमने बताया था
जो फोटोसिंथेसिस में जब हम वहाँ पे कीमो ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस पढ़ा रहे थे, तो हमने बताया था कि यहाँ पे प्रोटॉन जो है इन पार्टिकल से पास होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं। जो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है ये ईटीएस का पार्ट नहीं है, फिर भी हम इसको पढ़ते हैं क्योंकि ऊपर वाले जो चार हैं ये ईटीएस में काम करेंगे तभी जब ये साइमल्टेनियस काम करेगा फिफ्थ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तभी ये चारों काम करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो या तो Na-DH2 के हैं या Fa-DH2 के हैं, ठीक। इसकी वजह से जो ईटीएस होगा वो दो जगह से स्टार्ट होगा। हमारे पास हाइड्रोजन दो हैं, मतलब दो उसके हैं, Na-DH2 के हैं और Fa-DH2 के हैं, तो ईटीएस भी दो जगह से स्टार्ट होगा, या तो शुरू होगा Na-DH2 से या तो शुरू होगा Fa-DH2 से, ठीक है। अगर कोई ईटीएस ऐसी है जो शुरुआत हुई उसकी Na-DH2 के इलेक्ट्रॉन से, तो जो Na-DH2 के इलेक्ट्रॉन से होगी शुरुआत, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में आएंगे, फिर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से जाएंगे कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड देन कॉम्प्लेक्स फोर्थ, ठीक है। अगर किसी ईटीएस ने शुरुआत किया Fa-DH2 से, तो Fa-DH2 से अगर स्टार्ट किया तो उसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स सेकंड से कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स थर्ड से कॉम्प्लेक्स फोर्थ, ठीक है। ये इस तरीके से चलता है, मतलब जो थर्ड और फोर्थ है ये दोनों कॉम्प्लेक्स जो हैं ये कॉमन है, Na-DH2 और Fa-DH2 दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। तो ये तो हो गया शुरुआत में कि हमको ये जानना है कि ईटीएस में जो है ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसमें दो जगह से ईटीएस शुरू हो सकती है, एक Na-DH2 से और एक Fa-DH2 से, ठीक है। अगर Na-DH2 से शुरू होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट से जाएगा थर्ड से जाएगा फोर्थ। अगर Fa-DH2 से शुरू होती है तो इलेक्ट्रॉन जाएगा सेकंड से जाएगा थर्ड से फोर्थ, ठीक है। अब शुरू करते हैं ईटीएस, ठीक। जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें होती है एक आउटर मेम्ब्रेन, ठीक, एक होता है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इनर मेम्ब्रेन जहां होता है यहीं पे चलता है ईटीएस, ठीक है। और इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में होता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। और ये वाला हिस्सा होता है मैट्रिक्स, ठीक है। तो मेम्ब्रेन में जो है वो 5 कॉम्प्लेक्स है। पहला बना रहे हम कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, ये है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, ठीक। उसके बाद ये है कॉम्प्लेक्स थर्ड, उसके बाद हम बनाएंगे कॉम्प्लेक्स 4, ये है कॉम्प्लेक्स 4, ठीक है। क्योंकि हम शुरुआत करने वाले हैं क्रेब्स साइकिल में बनने वाले Na-DPH2 से, ठीक है। Na-DPH2 से हम शुरुआत करने वाले हैं, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। जो NADH डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है, जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक। ये Na-DH2 को कन्वर्ट करेगा Na+ में, ठीक है। Na-DH2 को ये कन्वर्ट करेगा Na+ में, ठीक है। जो कि ये और ये Na+ जो बनेगा ये काम आ जाएगा क्रेब्स साइकिल में, ये आएगा काम क्रेब्स साइकिल में, और क्रेब्स साइकिल से जो है वो Na-DH2 बनते हैं, ठीक। तो ये प्रोसेस इधर चलती रहती है, ठीक है। Na-DH2 के जो हाइड्रोजन होते हैं वो कॉम्प्लेक्स 1 में एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, ठीक है, जिसका नाम है FMN, ठीक, FMN, ये एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, और ये FMN जो होता है ये कन्वर्ट होता है FMNS2 में, FMNS2 में ये कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये कन्वर्ट होगा क्योंकि इसके पास जो होता है Na-DH2 के जो हाइड्रोजन है वो आ गए हैं, ठीक है। याद रहे कि जो Na-DH2 होता है वो अपना पूरा हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को दे रहा है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को पूरा हाइड्रोजन दे रहा है, ठीक। और उसी हाइड्रोजन से जो है FMN जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है FMNS2 में, ठीक है। फिर FMNS2 जो होता है वो कन्वर्ट होगा FMN में, ठीक है, FMN में कन्वर्ट होगा, ठीक। अब अपना जो ये
हाइड्रोजन है पूरा, ये हाइड्रोजन जो है इसी फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स होता है इसमें होता है आयरन सल्फर प्रोटीन। ठीक, ये अपना पूरा हाइड्रोजन जो होता है, ये पूरा हाइड्रोजन जो है वो देगा आयरन सल्फर प्रोटीन को। ठीक है, आयरन सल्फर प्रोटीन को जब जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पढ़ेंगे तब तक हम ये जानते हैं कि जो आयरन सल्फर प्रोटीन होती है ये प्रोटीन की एक लंबी चेन होती है। ठीक है, जब जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे तब तब हम आयरन सल्फर प्रोटीन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो आयरन सल्फर प्रोटीन होती है ये FeM-NH2 जो होता है ये अपना पूरा हाइड्रोजन देता है, लेकिन जो आयरन सल्फर प्रोटीन होती है ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन को लेती है। ठीक है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन को लेगी, इलेक्ट्रॉन को ही लेती है। ठीक, और जो H प्लस, क्योंकि जो हाइड्रोजन होते हैं, अब आपको एक चीज़ और बता दें, जो हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन उसमें जो है इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं। तो ये जो आयरन सल्फर प्रोटीन है ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन को रखेगी, जो प्रोटॉन है वो डाल दिए जाएंगे PMS में, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। ठीक है, ये डाल दिए जाएंगे PMS में। ठीक, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। फोटोसिंथेसिस में हमने जो है हाइड्रोजन पंप पढ़ा था, जैसे कि प्लास्टोक्यूनोन हो गया। रिस्पायरेशन में उसी तरीके से होता है यूबीक्यूनोन। ठीक है, जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है इसके पास इसका खुद का यूबीक्यूनोन होता है। ठीक, ये यूबीक्यूनोन जो होता है, यूबीक्यूनोन, ये यूबीक्यूनोन ये जो आयरन सल्फर प्रोटीन है इससे इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन इससे लेगा आयरन सल्फर प्रोटीन से। ठीक है, और चेंज हो जाएगा UQS2 में। ठीक, चेंज हो जाएगा UQS2 में। ठीक है, और ये क्विनॉल साइकिल जो है इसको फॉलो करेगा। इसने इलेक्ट्रॉन तो आयरन सल्फर प्रोटीन से लिया है, और इसने जो प्रोटॉन मैट्रिक्स से लिए हैं, मैट्रिक्स इसने जो प्रोटॉन लिए हैं उसको लेकर ये UQS2 जो है ये कन्वर्ट होगा फिर से UQ में। ठीक है, तो इसमें से जो हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये हाइड्रोजन जो निकलेगा इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवाया जाएगा UQ के पास। ठीक, एक UQ जो होता है वो फ्री स्पेस में भी होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन लेकर UQS2 जो है UQ में कन्वर्ट हुआ था, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है इसके इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कराया जाएगा UQ के पास। ठीक, और जो प्रोटॉन थे, प्रोटॉन, ये इस प्रोटॉन को जो है, ये प्रोटॉन जो होते हैं ये डाल दिए जाएंगे फिर से पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, यहाँ पे। ठीक है, ये UQ और ये UQ दोनों UQ सेम है, बस फर्क इतना है कि जो ये UQ है ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का खुद का UQ है, मतलब ये खुद का, मतलब कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का खुद का यूबीक्यूनोन है। ठीक है, इसे हम फर्स्ट कंपाउंड जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स होता है इसको हम फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का बाउंड क्यूनोन भी कह सकते हैं। और ये जो बाहर यूबीक्यूनोन है कॉम्प्लेक्स के बाहर, ये कॉमन यूबीक्यूनोन है जो दूसरे कॉम्प्लेक्स के साथ भी काम कर सकता है। ठीक है, ये मतलब ये फ्री है, मतलब ये इसके साथ भी काम कर सकता है, इसके साथ भी काम कर सकता है। और ये इसी को हम मोबाइल यूबीक्यूनोन प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्री वाला यूबीक्यूनोन है ये सिर्फ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन ले ऐसा जरूरी नहीं है, ये इससे भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में ये वाला यूबीक्यूनोन है वो सिर्फ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से ही इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, तो और एनसीईआरटी ने जो 4 प्रोटॉन बाहर किए हैं फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से, ठीक है, जिसमें ये 2 प्रोटॉन तो जो है NADH2 के हैं, ठीक, और 2 जो हैं यूबीक्यूनोन के हैं, जो कि इसने मैट्रिक्स से लेके पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में भेजे हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स होता है वो वही एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो मैट्रिक्स का प्रोटॉन जो मैट्रिक्स होता है इसका प्रोटॉन तो देता ही है, और उसके साथ साथ NADH2 का भी प्रोटॉन देता है। ठीक है, तो पहला ऐसा ही कॉम्प्लेक्स है, मतलब सिर्फ एक यही ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो NADH2 का भी प्रोटॉन देता है और मैट्रिक्स के भी प्रोटॉन PMS में देता है। ठीक है, अब जो ये फ्री यूबीक्यूनोन है, ठीक, इसका काम भी है क्विनॉल साइकिल चलाना, और ये जो फ्री वाला यूबीक्यूनोन है इसका भी काम है क्विनॉल साइकिल चलाना। तो जो ये यूबीक्यूनोन है ये चेंज होता है UQS2 में, UQS2 में। ठीक है, और जब ये कन्वर्ट होगा UQS2 में तो ये मैट्रिक्स से लेगा प्रोटॉन,
ये मैट्रिक्स से जो होता है ये प्रोटॉन लेगा, ठीक, प्रोटॉन ले लेगा और ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा यूवी क्यूनोन में, ठीक है। जब ये यूवी क्यूनोन में कन्वर्ट होगा तो इस बार ये अपना इलेक्ट्रॉन जो होता है वो थर्ड कॉम्प्लेक्स में साइटोक्रोम बी को देगा। साइटोक्रोम बी जो होता है वो थर्ड कॉम्प्लेक्स में है। तो जब ये UqS2 से UQ में कन्वर्ट होगा तो ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है, अपना जो इलेक्ट्रॉन है उसको देगा साइटोक्रोम बी को, ठीक है, साइटोक्रोम बी को देगा। और जो इसका प्रोटॉन है उसको उसको भी ये देगा साइटोक्रोम बी को, लेकिन साइटोक्रोम बी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का कैरियर है, प्रोटॉन का नहीं। तो ये जो प्रोटॉन एक्स्ट्रा है इसको PMS में डाल देगा फिर से, ठीक है, ये प्रोटॉन जो है इसको फिर से PMS में डाल देगा, ठीक है। और जो ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इसमें फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ के अलावा जो है सेकंड कॉम्प्लेक्स भी है। ये है सेकंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सेकंड कॉम्प्लेक्स भी है। और ये जो सेकंड कॉम्प्लेक्स होता है, ये सेकंड कॉम्प्लेक्स का काम है सक्सिनिक एसिड जो होता है, सक्सिनिक एसिड, इसको कन्वर्ट कराता है ये फ्यूमेरिक एसिड में, फ्यूमेरिक एसिड में, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन चलती है तो इसमें भी हाइड्रोजन निकलते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन निकलते हैं तो इसको जो लेगा वो लेगा FAD+, इसके हाइड्रोजन को लेगा FAD+, FAD+ इसको लेगा और बनाएगा FADH2, FADH2 बनाएगा, ठीक है। इसका मतलब NADH2 जो होता है वो तो बनता है मैट्रिक्स में, लेकिन जो FADH2 होता है वो FADH2 जो होता है इनर मेम्ब्रेन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ उसमें बनता है, ठीक। अब फिर FADH2 जो होता है फिर आगे जो है वो बदलता है FAD+ में, ठीक, FAD+ में बदलता है। FAD+ में जब बदलेगा ये तो जो इसके हाइड्रोजन है इसमें भी एक आयरन सल्फर प्रोटीन होती है, ठीक है। तो जो इसके जब ये चेंज होगा तो जो अपने हाइड्रोजन होगा वो देगा ये आयरन सल्फर प्रोटीन को, लेकिन आयरन सल्फर प्रोटीन जो होती है ये इलेक्ट्रॉन का कैरियर है, हाइड्रोजन को ये इसका कैरियर नहीं होता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन निकले यहाँ से आयरन सल्फर प्रोटीन से, अरे FADH2 से जो इलेक्ट्रॉन निकले उसको ये आयरन सल्फर प्रोटीन ने ले लिया, ठीक है, आयरन सल्फर प्रोटीन ने इस इलेक्ट्रॉन को ले लिया, ठीक। और जो प्रोटॉन था उसको बाहर जो होता है मैट्रिक्स में डाल दिया, ठीक है, जो प्रोटॉन इसने दिए उसको बाहर यहीं से उठा के मैट्रिक्स में डाल दिया, ये मैट्रिक्स में डाल दिया, ठीक है। तो इससे हमें क्या यहाँ क्या दिखा, अब तक क्या था कि जो प्रोटॉन है वो मैट्रिक्स उठा के PMS में डाले जा रहे थे। तो सिर्फ सेकंड कॉम्प्लेक्स ही ऐसा कॉम्प्लेक्स है जहाँ जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ETS में जाते हैं, लेकिन जो प्रोटॉन होते हैं वो ETS में नहीं जाते हैं, ये जाते हैं फिर से मैट्रिक्स में, ठीक है। इसका यही कारण है जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है इसकी पोजीशन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में मैट्रिक्स वाली साइड होती है, ठीक है, क्योंकि ये जो है एक कॉमन कॉम्प्लेक्स है क्रेब्स साइकिल और ETS के बीच में, ठीक है। इसीलिए ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि जो सेकंड कॉम्प्लेक्स कभी भी मतलब अपने प्रोटॉन कभी भी जो PMS होता है उसमें नहीं देता है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है, इस ध्यान से इस बात को याद रखिएगा। अब ये जो आयरन सल्फर प्रोटीन होती है ये अंदर ही अंदर जो है अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो यूवी क्यूनोन को देती है, UQ, ये UQ को देती है जो कि चेंज होता है UqS2 में, यूवी क्यूनोन को देती है, ठीक है, जो कि चेंज होगा आयरन सल्फर प्रोटीन जो होता है जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और फिर ये क्विनॉल साइकिल चलेगी तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे UqS2 के पास जाएंगे और UqS2 के पास जब ये जाएंगे तो UqS2 जो होता है ये UQ जो होता है, ठीक है, ये मैट्रिक्स से जो है प्रोटॉन लेता है, ये मैट्रिक्स से प्रोटॉन लेगा, मैट्रिक्स जो है प्रोटॉन लेगा, ठीक है। और जब UqS2 से फिर UQ बनेगा, ठीक, तो जो इलेक्ट्रॉन लिया था ये FES से उसको
साइटोक्रोम बी को दे देगा, उस जो इलेक्ट्रॉन है उसको दे देगा ये साइटोक्रोम बी को, इसको दे देगा ये साइटोक्रोम बी को, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देगा साइटोक्रोम बी को, ठीक। और इसके जो प्रोटॉन थे वो थर्ड कॉम्प्लेक्स से पीएमएस में डाल दिए जाते हैं, जो इसका जो इस यहाँ पे हाइड्रोजन से प्रोटॉन भी जो निकलेंगे वो थर्ड कॉम्प्लेक्स उठा के पीएमएस में डाल दिए जाते हैं, यहाँ से उठा के ऐसे पीएमएस में डाल दिए जाते हैं, ठीक है, ये पीएमएस में डाल दिए जाते हैं। और ये जो थर्ड कॉम्प्लेक्स है इसमें साइटोक्रोम बी है, साइटोक्रोम बी जो होता है अपने ही अंदर आयरन सल्फर जो होती है प्रोटीन होती है उसको इलेक्ट्रॉन देता है, FeS इसको जो है इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक। और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये जाते हैं साइटोक्रोम C1 के पास, साइटोक्रोम C1 के पास, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है उसमें मेम्ब्रेन पे जो है एक स्मॉल छोटी साइज की एक मोबाइल प्रोटीन प्रेजेंट है, पीएमएस वाली साइड, मतलब इस साइड पे एक स्मॉल मोबाइल प्रोटीन प्रेजेंट है जिसको हम साइटोक्रोम C बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम C, ये मोबाइल प्रोटीन होती है, ये साइटोक्रोम C। और ये जो साइटोक्रोम C होती है ये साइटोक्रोम C ये इलेक्ट्रॉन लेगा साइटोक्रोम C1 से, ठीक है, साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लिया। और जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा साइटोक्रोम C तो ये साइटोक्रोम C ही जो है ये खुद चल के आएगा फोर्थ कॉम्प्लेक्स के पास, ये खुद चल के आएगा फोर्थ कॉम्प्लेक्स के पास, ठीक है, फोर्थ कॉम्प्लेक्स के पास आके ये फोर्थ कॉम्प्लेक्स को अपने जो इलेक्ट्रॉन लिया है वो इलेक्ट्रॉन देगा ये फोर्थ कॉम्प्लेक्स को, साइटोक्रोम C, ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्थ कॉम्प्लेक्स को देगा, ठीक है। यहाँ पे हमने ब्लैक और ये पिंक कलर में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो ब्लैक कलर वाला है ये NHDH2 का इलेक्ट्रॉन है और जो पिंक कलर वाला है ये FeDH2 का वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसीलिए हमने दो अलग अलग पेन से जो है इसको मार्क किया है, ठीक है। अब एक यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम C ये जो होता है ये मोबाइल जो ये यूबिक्विनोन है ये वाली, ये यूबिक्विनोन जो है ये भी मोबाइल प्रोटीन है और जो साइटोक्रोम C है ये भी मोबाइल प्रोटीन है, ठीक है, लेकिन हम इनको डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि किस कॉम्प्लेक्स के साथ इसको रखा जाए, ठीक है, हालांकि जो इसका ETS होता है ये इनके बगैर चल नहीं सकता है, लेकिन हम इसको ये नहीं डिसाइड कर सकते कि इसको हम थर्ड के साथ रख दें कि फोर्थ के साथ रख दें कि फर्स्ट के साथ रख दें, हम जान नहीं पाएंगे किसके साथ रखना है। अब साइटोक्रोम जो कॉम्प्लेक्स जो 4 होता है इसमें साइटोक्रोम A भी होता है और साइटोक्रोम A3 भी होता है, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम A साइटोक्रोम A3, ठीक, साइटोक्रोम A और A3 दोनों होता है, लेकिन ये अकेले काम नहीं कर सकते, दोनों ये जो है अकेले काम नहीं कर सकते, इनके साथ एक एक जो है कॉपर काम करता है। साइटोक्रोम A के साथ जो होता है वो कॉपर A, इसको हम ये साइटोक्रोम A के साथ ये काम करता है और जो साइटोक्रोम A3 है उसके साथ काम करती है कॉपर B, ठीक है, ये काम करता है, ठीक। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जब मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव करेगा फोर्थ कॉम्प्लेक्स से, ठीक। तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो इनर मेम्ब्रेन पे फोर्थ कॉम्प्लेक्स जो होता है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसमें 2 साइटोक्रोम के साथ 2 एडिशनल कॉपर रखे गए हैं, ठीक। और जब इस फोर्थ कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो ये एक प्रोटॉन को मैट्रिक्स से उठा के पीएमएस में डाल देते हैं, मैट्रिक्स उठा के पीएमएस में डाल देते हैं, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है जैसे मान लीजिए
NaDH2 वाला इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो एक प्रोटॉन ये मैट्रिक्स उठा के पीएमएस में डाल देगा। इसी तरीके से जब FADH2 वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये भी जब मूव करेगा तो इसके साथ भी जो है एक प्रोटॉन जो है मैट्रिक्स उठा के पीएमएस में डाल देंगे, ठीक है, पीएमएस में डाल देंगे। तो अब प्रोटॉन हम गिनते कितने किए हैं, प्रोटॉन हुए 2 2 4 यहाँ, 4 और 4 यहाँ और 2 यहाँ, ठीक। एनसीईआरटी में यही लिखा गया है कि ये जो ईटीएस का इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है ईटीएस में कहाँ कहाँ फ्लो किया, कैसे कैसे निकला, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाया गया ईटीएस में। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटॉन होता है उसका फ्लो जो होता है वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से होता है, क्योंकि जो प्रोटॉन होते हैं ये 4 प्रोटॉन जो हैं ये 2 प्रोटॉन NaDH2 के हैं और ये 2 जो होते हैं ये इसने मैट्रिक्स से लिया है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो फ्लो होता है वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से होता है, फिर होता है कॉम्प्लेक्स थर्ड से और देन होता है कॉम्प्लेक्स फोर्थ से, ठीक है। और जब ये फ्लो जो होता है ये कंटिन्यू होता है तो प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। इधर प्रोटॉन ज़्यादा है इस तरफ और इधर प्रोटॉन जो है निकल के इधर आए तो इधर प्रोटॉन कम हो गए, ठीक। तो प्रोटॉन जब अगर निकल रहे हैं तो जो पीएमएस होता है, पीएमएस में जो है पॉजिटिव चार्ज ये बढ़ेगा, ये बढ़ जाएगा। और जो ये मैट्रिक्स होता है इसमें नेगेटिव चार्ज जो होता है, मैट्रिक्स जो होता है इसमें नेगेटिव चार्ज होता है ये बढ़ जाएगा, ठीक है। और डेवलप होगा एक इलेक्ट्रोपोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। इस माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन है, जो ये माइटोकॉन्ड्रियल की मेम्ब्रेन है, ठीक, इसमें 2 प्रोटीन प्रेजेंट हैं, F0 और F1, ठीक है, ये प्रोटीन प्रेजेंट है। तो जो पीएमएस में जो प्रोटॉन जो ज़्यादा हैं, ठीक, वो जाएंगे मैट्रिक्स में और एक्टिवेट करेंगे F1 पार्टिकल को, ठीक है। F1 पार्टिकल को जो है वो एक्टिवेट करेंगे, ये F1 पार्टिकल जो है इसको एक्टिवेट करेंगे। F1 पार्टिकल जो है इसको एक्टिवेट करेंगे और F1 के साथ जो है वो जुड़ेगा ADP, जो है वो जुड़ेगा F1 के साथ, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा ATP में, ठीक। इस प्रोसेस को जो है हम बोलते क्या है, इस प्रोसेस जो ये ADP से ATP बना है इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। क्योंकि ये जो फॉस्फोरिलेशन चलता है, ये फॉस्फोरिलेशन जो होता है ये फूड के ऑक्सीडेशन की वजह से चलता है, इसलिए इसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। तो हम जो है वो पढ़ रहे हैं एरोबिक रिस्पिरेशन, और एरोबिक जो रिस्पिरेशन होता है वो बिना ऑक्सीजन के तो चल नहीं सकता है। तो हम यहाँ से यहाँ तक पूरा फ्लो पढ़ लिए, इलेक्ट्रॉन का पूरा फ्लो पढ़ लिए, लेकिन हमने कहीं ऑक्सीजन का जो है यूज़ तो नहीं किया। और जो एरोबिक रिस्पिरेशन होता है बिना ऑक्सीजन के चलती नहीं है, ठीक है। तो जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स है इसमें जो इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन कॉपर ए से साइटोक्रोम ए, फिर साइटोक्रोम A3 से कॉपर B तक जो इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको रिमूव करने का जो काम है वो काम जो होता है वो ऑक्सीजन का ही होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन को जो है ऑक्सीजन रिमूव करती है, ठीक। और जब ये ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करती है और यहाँ से प्रोटॉन आए हैं, ये देखिए प्रोटॉन यहाँ से F1 पार्टिकल क्रॉस करके प्रोटॉन आए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगी यहाँ से और प्रोटॉन को लेके यहाँ से लेके प्रोटॉन और बना देगी वाटर, और ये बना देगी वाटर, ठीक है। वाटर जो बनाती है इस वाटर को हम मेटाबॉलिक वाटर भी बोलते हैं, इस वाटर को जो है हम इसको मेटाबॉलिक वाटर भी बोलते हैं, मेटाबॉलिक वाटर, जो ये वाटर बनी है इसको मेटाबॉलिक वाटर भी कहते हैं, ठीक। बस O2 का इतना ही काम है कि जो इलेक्ट्रॉन आए हैं इसको रिमूव कराना है, ठीक। लेकिन एनसीईआरटी जो है इसको वाइटल बताती है, क्योंकि इसी जो ऑक्सीजन है इसी की वजह से जो है ईटीएस चलता है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन का पूरा फ्लो हो रहा है,
ये पूरा जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, ये जितना भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है तभी हो पाता है जब फोर्थ कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव हो जाए, और इन इलेक्ट्रॉन को जो है रिमूव कराती है ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीजन जो होती है ईटीएस को जो है, ईटीएस की जो कंटिन्यूटी है उसको मेंटेन करती है। ठीक है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन होती है ये फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह काम करती है, और जब एक्सेप्टर की तरह काम करेगी तो और बनाती है वाटर को, फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह काम करके वाटर को बनाती है। ठीक है, अब हमें पता है कि हमें एक बात पता है, हमें क्या पता है कि जो Na-DH2 है वो 3 एटीपी बनाता है। ठीक, और FADH2 जो है वो 2 एटीपी बनाता है। और जो ये काउंटिंग लिखी गई है, ये जो काउंटिंग लिखी गई है, ये काउंटिंग इसी बात को समझाने के लिए लिखी गई है। जो 4-4-2 की जो काउंटिंग लिखी गई है, इसी बात को समझाने के लिए जो है लिखी गई है। ठीक है, एनसीईआरटी में पेज नंबर 234 पर ऑक्सीसेवन का जो है एक फिगर है, उसमें वहाँ पे देखिए कि 2H+ से 1 एटीपी बन रहा है। ठीक है, तो 2H+ से 1 एटीपी बन रहा है, तो यहाँ काउंट करिए कितने H+ हैं। 4, 4, 8, 2, 10, 10 H+ हैं। तो 10 H+ से कितने बनेंगे? 5 एटीपी। वही 5 एटीपी ये लिखे गए हैं, ये जो लिखे गए हैं, जो हम पता है हमें, ये 5 एटीपी यही वाले हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होता कि 10 H+ से 5 एटीपी बन रहे हैं, क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे ना कि कौन सा H+ जो है, कौन सा इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी के साथ फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ ये बोलना चाहिए कि जो एक Na-DH2 है, ठीक है, ये ईटीएस में 3 बार एटीपी बनाता है। जो ईटीएस होता है उसमें 3 बार एटीपी बनाता है। ठीक है, कैसे? जैसे कि यहाँ से Na-DH2 एक बार यहाँ से बनाया, एक एटीपी यहाँ से बनाया, ठीक, एक एटीपी यहाँ से बनाया, और एक एटीपी जो है यहाँ से बनाया। इलेक्ट्रॉन जो Na-DH2 का है वो यहाँ से फ्लो करके 2H+ यहाँ, और वही इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ, और वही इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से मूव करके यहाँ, तो 3 एटीपी Na-DH2 बनाया। और FADH2 का इलेक्ट्रॉन जो है मूव करके एक यहाँ एटीपी बनाया, ठीक, और एक यहाँ एटीपी बनाया। ठीक है, हमको ये बोलना चाहिए कि जो एक Na-DH2 है उससे एटीपी जो है ईटीएस में 3 बार बनता है। उसी तरीके से जैसे एक FADH2 है उससे जो होता है 2 एटीपी बनता है ईटीएस में। ठीक है, तो यहाँ पे आके जो है ईटीएस जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसके आगे और कुछ चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, जो हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था उसमें हमने ग्लूकोज से 2 Na-DH2 बनाए थे, और लिंक रिएक्शन में भी हमने 2 Na-DH2 बनाए थे। ठीक, फिर 2 बार क्रेब साइकिल चली, तो एक बार जब चली तो 3 Na-DH2 बने थे, 2 बार चली तो 6 Na-DH2। ठीक है, तो टोटल जो है वो 10 Na-DH2 टोटल जो है 10 Na-DH2 और 2 FADH2 ये बने हैं। ठीक है, ये बने थे। ठीक, तो अब ये Na-DH2 जो है इसको लेकर जब आप ईटीएस में गए तो Na-DH2 से क्या होता है, Na-DH2 में जो है वो 2 प्रोटॉन जो है पीएमएस में डाल दिए, और इसका जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लीजिए उसका इलेक्ट्रॉन जो है, मान लीजिए कि 100 प्रोटॉन को जो है वो पीएमएस में डाला, 2 तो Na-DH2 की वजह से, और जो इसका इलेक्ट्रॉन था वो 100 जो है पीएमएस में डाला मैट्रिक्स उठा के, तो टोटल कितने हो गए? 102। 100 तो इलेक्ट्रॉन की वजह से गए हैं, और जो 2 गए हैं, 2 प्रोटॉन, वो Na-DH2 की वजह से गए हैं। ठीक, जो 100 गए हैं वो तो मैट्रिक्स से गए हैं, तो जो एक्स्ट्रा आए हैं, जो एक्स्ट्रा कितने आए? एक्स्ट्रा 2 आए हैं Na-DH2 से। ठीक, तो जब गए 102 और तो वापस भी 102 ही आएंगे। ठीक है, तो जब वापस 102 आएंगे तो जो 100 हैं वो 100 तो जो है मैट्रिक्स को बैलेंस करेंगे। ठीक, मैट्रिक्स को बैलेंस, और जो 2 है यही जो है वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। मतलब इसका मतलब हो गया कि जो एक Na-DH2 होता है, एक Na-DH2 होता है उससे एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है। ठीक, और एक FADH2 जो होता है उससे भी एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे बने कितने हैं? 10 FADH2 हैं और 2 FAD, तो 10 और 2, तो 10 Na-DH2 से जो है 10 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ बने और 2 इससे,
ठीक है, तो टोटल हो गए 12 वाटर के मॉलिक्यूल हो गए यहाँ पे। अब याद करिए, जब हमने CO2 से ग्लूकोज बनाया था, ये वाले रिएक्शन 6CO2 प्लस 12H2O gives out C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। जब हमने यहाँ CO2 से जो है ग्लूकोज बनाया था, ठीक, तो हमने 12 वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो CO2 को दिए थे, और आज जब ग्लूकोज हम तोड़ रहे हैं, ठीक, तो ये देखिए 12 वाटर के मॉलिक्यूल जो है हम वापस ले रहे हैं, ठीक। ये होता है पूरा जो है ETS कंप्लीट, ठीक है। अब इसके आगे जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।